गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं। जैसा कि एजुकेशन नंबर 7 में अभी तक हमने जो पढ़ा है, पठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व, उपयोगिता, वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि का अध्ययन। और आज हम सब इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि लिपि की सभी ध्वनियों की लिपि का संकेत और उसकी पहचान तथा शुद्ध रूप से पहचान का शुद्ध रूप से पढ़ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का महत्व और शुद्ध रूप से पढ़ना। तो थोड़ा सा इसकी भूमिका के बारे में अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो वर्णमाला के शब्द लिखने की प्रणाली है। भाषा को दृश्य रूप में स्थापित प्रदान करने वाले जो वर्ण प्रतीकों की परंपरागत व्यवस्था लिपि कहलाती है। भाषा एवं लिपि अभिव्यक्ति के दो प्रमुख साधन हैं। समझ रहे हैं मेरी बात ना? भाषा केवल उच्चारण के माध्यम से विकास पाती है और भाषा में उच्चारण में भिन्नता होने पर बदल जाती है, जबकि लिपि लेखन का माध्यम है और बहुत दिनों तक भाषा को जीवित रखती है। लिपि भाषा का मूर्त रूप है। लिपि विकास की मुख्यतः दो अवस्थाएं मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, एक है आपका लिपि के उद्भव एवं विकास में संकेतों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम इन्हें ध्वनि संकेतों लिपि का प्रयोग कर रहे हैं। ध्वन्यात्मक लिपि संकेतों या तो अक्षरात्मक होते हैं या वर्णात्मक। अक्षरात्मक लिपि में स्वर और व्यंजन के योग से अक्षर बनते हैं। वर्णात्मक लिपि में प्रत्येक वर्ण का विश्लेषण अलग अलग हो जाता है। यहाँ से ध्वन्यात्मक प्रतीकों ने लेखन पद्धति को जन्म दिया। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की। विचार विनिमय मानव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भाषा विचार विनिमय एवं भाव प्रकाशन का साधन है तथा हमारे सामाजिक व्यवहार का माध्यम है। साहित्याचार्यों के मतानुसार भाषा वह व्यक्त ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के
विषय में विचार विनिमय कर सकते हैं। भाषा नदी की तरह, एक उदाहरण के रूप में जैसे नदी बहती रहती है, सदैव बहती रहती है, वैसे भाषा नदी की तरह सदैव बहती रहती है। वह धारा की तरह चंचल है, वह रुकना नहीं जानती है। यदि उसे कोई बलपूर्वक या हठपूर्वक रोकना चाहे तो वह भाषा उसके बंधन को तोड़ करके आगे निकल जाती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। भाषा सभ्यता की देन है। भाषा के विकास के साथ साथ ही वह भी परिमार्जित एवं परिष्कृत बनती रहती है। जैसे समाज का बौद्धिक व मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे भाषा भी शक्तिशाली और समृद्ध होती जाती है। भाषा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। विभिन्न देशों एवं प्रांतों की हमें अलग अलग भाषाएं दृष्टिगत होती हैं। मानव विचारों ने भाषा को जन्म दिया और भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता ने लिपि का विकास किया। लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इनमें प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि हैं। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, तो इसमें सर्वप्रथम विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों को सुनिश्चित किया गया था। इसके पश्चात चित्र लिपि का आविष्कार हुआ। वर्तमान चीनी लिपि में चित्रलिपि के दर्शन दृष्टिगोचर होते हैं। चित्रलिपि का विकसित रूप ही भाव लिपि कहलाया। परंतु लिपि के इन रूपों से विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूपेण नहीं की जा सकी। परिणाम के तौर पर हम देखते हैं तो मानव ने अपनी अपनी भाषाओं की मूल ध्वनियों के लिए कुछ विशेष चिन्हों को सुनिश्चित किया है। ये ध्वनि चिन्ह ही आज लिपि के नाम से जाने जाते हैं। लिपि को हम निम्नांकित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भाषा की मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह समूह को लिपि कहते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के वर्ण अलग अलग होते हैं और जिस रूप में उन वर्णों को अंकित किया जाता है उसे हम लिपि कह सकते हैं या उसे लिपि कहा जाता है। अब देवनागरी लिपि का उद्भव के बारे में इसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी है, सभी जानते हैं, और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि संसार की सबसे प्राचीन ध्वनि लिपि है।
माना जाता है ब्राह्मी लिपि का आविष्कार आर्यों ने किया था। वैदिक संस्कृति और संस्कृत में इसी लिपि का उपयोग किया जाता था। महात्मा बुद्ध के समय ब्राह्मी लिपि का विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता था। मौर्य साम्राज्य में राजा अशोक द्वारा निर्मित जो शिलालेखों के संदेशों को लिखने में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। कुछ शिलालेख जो पश्चिमी भारत में प्रचलित में हैं, पश्चिमी भारत में वहाँ पर खरोष्ठी लिपि में भी उन शिलालेख पर वर्णित है, लिखे गए हैं। लेकिन अशोक के समय में ब्राह्मी लिपि ही प्रचलित थी। अशोक के पश्चात ब्राह्मी लिपि में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। शिक्षित लोग लिपि को सुंदर बनाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कलम उठाया। बिना लिखने के कारण भी इस लिपि में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। शीघ्रता से लिखने कह सकते हैं, शीघ्रता से लिखने के कारण भी इस लिपि में परिवर्तन दिखाई दिए। गुप्त काल में भी ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित स्वरूप गुप्त लिपि के नाम से भी जाना गया। उत्तरी भारत में जो परिवर्तन हुए उसमें वर्णों का आकार थोड़ा कुटिल हो गया था। इस कारण तो हम यह कह सकते हैं कि इस लिपि से शारदा और नागरी लिपि की नाम की 2 लिपियां निकली। नागरी लिपि का प्रयोग ईसा के 10वीं शताब्दी से माना जाता है और इसी नागरी को 12वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के नाम से पहचाना जाने लगा। अब देखा जाए तो इसका भी, क्योंकि इसका भी कोई ठोस साक्ष्य मिलता नहीं है। आज की जो देवनागरी लिपि का जो प्रयोग हो रहा है, देवनागरी लिपि आज की लिपि प्राचीन देवनागरी लिपि का एक, इसको हम कहते हैं सुधार किया गया रूप है। अन्य लिपियां जो भारत में प्रयुक्त होती ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। तो अब हम बात करते हैं जो कुछ लोग हम ये बात कर लेते हैं, कुछ लोग खरोष्ठी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानते हैं या उनका भ्रम है। खरोष्ठी लिपि विदेशी लिपि थी और विदेशी लिपि के कारण भारत में धर्म ग्रंथों में इस लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, उत्तरी पश्चिमी भाग में व्यापारिक वर्ग के लोग ही इसका प्रयोग करते थे। कुछ शिलालेखों में भी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताओं में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी सुंदरता के बारे में हम बात कर लेते हैं। कलात्मक दृष्टि से नागरी लिपि के अक्षर सुंदर व सुडौल हैं। इसमें शिलालेख होने से अक्षर सुंदर दिखते हैं तथा प्रायः वर्णों की लिखावट खड़ी पाई में और यह संपूर्ण 90 डिग्री के कोण पर बनते हुए हर समय
लिखा जाता है। और इसकी विशेषताओं में हम बात कर लेते हैं। इसकी जो ध्वनि है, और ध्वनि और प्रतीक की एकता भी है इसमें, या प्रत्येक इसकी जो ध्वनि के लिए अलग अलग स्वतंत्र लिपि चिन्ह नागरी लिपि हैं। एक लिपि चिन्ह से एक ही ध्वनि का बोध होता है। अब इसकी विशेषता है जो लिखना वही पढ़ना, ध्वनि चिन्हों के पूर्णता, और इसका व्यापक प्रसार भी हुआ। अब हम बात करते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्वनि लिपि की शिक्षण प्रक्रिया में इसको हम कैसे करते हैं। तो शिक्षण ध्वनि लिपि का शिक्षण की जो प्रक्रिया है, बालक विद्यालय में प्रवेश से पूर्व वो अपने घर परिवार में रहता है, मातृभाषा में, जो उसकी मदर टंग की भाषा होती है, जो वहाँ की भाषा होती है, तो मातृभाषा में वह घर में परिवार में वार्तालाप करना सीख लेता है। परंतु वह ध्वनियों का अंतर, उनकी पहचान और ध्वनि लिपि का रूप, शुद्ध उच्चारण की क्रिया से वह अपरिचित रहता है। तो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का यह दायित्व है कि वह बालक को शुद्ध उच्चारण करना सिखाए, ध्वनियों के लिपि रूप को पहचानना व लिखना सिखाए। ये प्राथमिक विद्यालय की टीचर का दायित्व होता है। अब शुद्ध उच्चारण तो निरंतर अभ्यास द्वारा ही संभव है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम शुद्ध उच्चारण में बात करेंगे, बोलेंगे। और अध्यापक बोलकर बुलाकर शुद्ध उच्चारण करना सिखा सकता है। इसके लिए अध्यापक ध्वनि लिपि शिक्षण उपागम का उपयोग करता है। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण व लिखित रूप को पहचान कर वाचन और ध्वनि को लिखना सिखाने के लिए ध्वनि लिपि शिक्षण श्रेष्ठ उपागम है। तो उसके बाद आज हम आप सबको यहीं तक ध्वनि लिपि शिक्षण प्रक्रिया तक अध्ययन करा रहे हैं। अब आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। अब उसके बाद आगे हम नेक्स्ट जो ध्वनि लिपि का शिक्षण है, ध्वनि लिपि का जो शिक्षण है, उसके बाद उसमें ध्वनि लिपि के शिक्षण में अध्यापक की निम्न विशेषताएं क्या होनी चाहिए, शुद्ध रूप से पढ़ना, अगला हम नेक्स्ट क्लासेज में आप सबको बताएंगे। थैंक यू।